वेलकम टू एपीजी क्लासेज। आप सभी साथियों का एपीजी क्लासेज में स्वागत है। लोकहित में शिक्षा और राष्ट्र हित में शिक्षा दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसी ने उद्देश्य के साथ हम इस क्लास का शुरुआत करते हैं और ये जो क्लास होगा ये साइंस के महत्वपूर्ण टॉपिक ऊष्मीय प्रसार से संबंधित होगा। जो भी क्वेश्चन इसमें हैं वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका आंसर देने का प्रयास करें। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है देखेंगे। पहला क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर से। पहला क्वेश्चन है आपका, रेफ्रिजरेटर में कूलिंग के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर जो होता है उसमें कूलिंग के लिए अर्थात ठंडक के लिए हम किस गैस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए नाइट्रोजन का, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन का, ऑप्शन सी है फ्रियान का और ऑप्शन डी है सभी का। तो हमें बताना है कि जो भी रेफ्रिजरेटर होता है उसमें हम कूलिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो देखिए, हम कूलिंग के लिए फ्रियान गैस का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। फ्रियान गैस का प्रयोग करते हैं। देखिए, फ्रियान गैस जो होता है ये क्या करता है, रेफ्रिजरेटर के अंदर कूलिंग का काम करता है, लेकिन ये पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है, ठीक है ना। इसीलिए CFC, ठीक है, गैस जो होती है CFC और उसमें फ्रियान भी आता है। तो इन सब पर अब बैन लगाया जा रहा है और बहुत पहले से इस पर कंट्रोलिंग की बात की जा रही है। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो हो जाएगा वो फ्रियान गैस हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या है, पूर्ण कृष्ण पिंड की अवशोषक क्षमता होती है। हमें बताना है जो पूर्ण कृष्ण पिंड की अवशोषक क्षमता होती है वो कितनी होती है। ऑप्शन ए है 2 होती है, ऑप्शन बी होती है 0 होती है, ऑप्शन सी दिया है 1 होती है और ऑप्शन डी दिया अनंत होती है। तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि पूर्ण कृष्ण पिंड क्या होती है। तो देखिए, ऐसा पिंड जो किसी ऊष्मा को अर्थात जो भी विकिरण उसकी तरफ आ रही है उसको शोषित कर लेती है, उसे हम कहते हैं पूर्ण कृष्ण पिंड, ठीक है, उसे हम पूर्ण कृष्ण पिंड कहते हैं। तो हमसे पूछा गया कि उसकी क्षमता कितनी होती है। तो उसकी क्षमता जो होती है वो 1 होती है, जो ऑप्शन सी हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि जल का घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। ऑप्शन ए है 0 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन बी है 4 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन सी है 100 डिग्री सेल्सियस पर और ऑप्शन डी है 1 डिग्री सेल्सियस पर। तो हमें बताना है कि जल का घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। देखिए, 0 डिग्री सेल्सियस पर आप जानते हैं कि जल क्या होता है, बर्फ़ बन जाता है, तो ये कट जाएगा, ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है, इसलिए ऑप्शन सी भी कैंसिल हो जाएगा और डी तो होगा नहीं। ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। जब भी हम जल को गर्म करते हैं तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक जब उसका टेम्परेचर होता है तो पहले क्या होता है, सिकुड़ता है और 4 डिग्री टेम्परेचर के बाद वो फैलना शुरू करता है। तो इसलिए 4 डिग्री सेल्सियस पर उसका घनत्व अधिकतम होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब समुद्र की सतह पर बर्फ़ जम जाते हैं तो उसके नीचे की जीव जंतु कैसे जीवित रहते हैं। तो उसका भी एग्जाम्पल यही है कि नीचे का बर्फ़ के नीचे का जो तापमान होता है, ये जल जो होगा इसके नीचे का, उसका जो तापमान होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसकी वजह से नीचे के जीव जंतु जो होते हैं वो जीवित रहते हैं। क्योंकि बर्फ़ के नीचे का जो जल होता है वो जल ही रहता है, बर्फ़ नहीं बना होता है, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर उसका 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब बर्फ जमता है तो उसका आयतन खाली स्थान दिया है क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, नियत रहता है, सभी। तो हमें बताना कि जब बर्फ जमता है तो उसका आयतन क्या होता है। तो देखिए, जब भी आप सुने होंगे कि ठंडियों के दिनों में जो पाइप होता है, जो नल होता है हमारे घर में, बहुत सारे लोगों से ये सुना जाता है कि पाइप जो होती है उसकी
जो पाइप होती है वो फट जाती है, ये नीचे का जो पाइप होता है ये फट जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जब बर्फ़ जमता है तो उसकी आयतन में वृद्धि होती है, ठीक है। जब उसकी आयतन में वृद्धि होती है इसके वजह से जो पाइप होते हैं वो फट जाते हैं। तो हमें यहाँ बताना है कि कौन सा सही है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है कि जब बर्फ़ जमता है तो उसकी आयतन बढ़ जाती है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और यही बता दें कि जब बर्फ़ पिघलता है तो उसकी आयतन कम हो जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऊष्मीय प्रसार कितने प्रकार की होती है? ऊष्मीय प्रसार कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन ए है 2 प्रकार की, ऑप्शन बी है 3 प्रकार की, ऑप्शन सी है 4 प्रकार की और ऑप्शन डी है 5 प्रकार की। तो हमें बताना है कि ऊष्मीय प्रसार कितने प्रकार की होती है। तो देखिए आपकी ऊष्मीय प्रसार होती है, पहले होती है रेखीय प्रसार, ठीक है ना। एक होती है रेखीय प्रसार, ठीक। दूसरे नंबर पर होती है क्षेत्रीय प्रसार, यहाँ लिख दे रहे हैं रेखीय। एक होती है रेखीय, दूसरा होता है क्षेत्रीय, और तीसरा होता है आपका आयतन, ठीक है ना। तो पहला होता है रेखीय, दूसरा होता है क्षेत्रीय और तीसरा होता है आयतन प्रसार। ये 3 प्रकार के प्रसार होते हैं, ठीक है। आगे बताएंगे कि ये रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार क्या होते हैं, उसको आगे हम क्वेश्चन में बताएंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। यहाँ पर हमें बताना है कि ऊष्मीय प्रसार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होती हैं, जो ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं कि रेखीय प्रसार क्या होता है। देख लीजिए रेखीय प्रसार क्या होता है। जैसे मान लीजिए किसी छड़ की लंबाई में जो वृद्धि होती है, ये छड़ है, ठीक, ये छड़ है। तो इसकी लंबाई में जब हम इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो इसकी लंबाई में जो वृद्धि होती है, मान लीजिए इसको हम गर्म करेंगे, उष्मा देंगे, तो इसकी लंबाई में जो वृद्धि होगी वो क्या कहलाएगी? रेखीय प्रसार। क्षेत्रीय प्रसार, मान लीजिए कोई आयताकार प्लेट है, जब इसको हीट देंगे, उष्मा देंगे, तो इसकी क्षेत्रफल में यानी चारों दिशाओं में जो वृद्धि होगी, ठीक है ना, उसे हम कहेंगे क्षेत्रीय प्रसार। और आयतन प्रसार क्या होता है? जब किसी घन या घनाभ के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन होता है टेम्परेचर हाई करने पर, तो उसे हम कहते हैं आयतन प्रसार, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि आयतन प्रसार क्या होता है, क्षेत्रीय प्रसार क्या होता है और रेखीय प्रसार क्या होता है, ठीक। रेखीय प्रसार को अल्फा से डिनोट करते हैं, क्षेत्रीय प्रसार को बीटा से और आयतन प्रसार को गामा से, ठीक। इनका मात्रक अगर पूछा जाता है तो प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। देखिए गर्मियों के दिनों में रेल की पटरियां टेढ़ी क्यों हो जाती है? इसका कारण है ऑप्शन ए है रेखीय प्रसार, ऑप्शन बी है क्षेत्रीय प्रसार, ऑप्शन सी है आयतन प्रसार और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो हमें बताना है कि गर्मियों के दिनों में रेल की पटरियां टेढ़ी क्यों हो जाती हैं। आप जनरली सुनते होंगे कि गर्मियों के दिनों में बहुत जगह ट्रेन जो होती है पटरी से उतर जाती है या फिर रेलवे लाइन टेढ़ी हो जाती है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण जो है वो है रेखीय प्रसार, क्योंकि आप देखते हैं कि रेल की पटरियां ऐसे होती है, एक चौड़े छड़ के रूप में जैसे होती हैं, जिसे कहने का मतलब एक रेखा के रूप में होती हैं रेल की पटरियां ऐसे। तो उसकी लंबाई में क्या होती है? वृद्धि होती है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होती है? इसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये मान लीजिए इतने जगह आना चाहिए, लेकिन जब वृद्धि होगी तो थोड़ा सा बढ़ेगी और जगह कम पड़ेगा, इसके वजह से वो टेढ़ी हो जाती हैं, ठीक। इसीलिए रेल की 2 पटरियों को जोड़ते समय उनके बीच में ये गैपिंग छोड़ा जाता है, ताकि ये जब गर्मियों के दिनों में रेल की पटरियां गर्म हों तो ये आकर एक दूसरे से मिल जाएं और टेढ़ी ना हो, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अल्फ़ा बीटा गामा में संबंध होता है। अल्फ़ा बीटा गामा में हमें बताना है क्या संबंध होता है। ये आपको बताया गया है कि अल्फ़ा क्या होता है, बीटा क्या होता है, गामा क्या होता है। एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं। अल्फ़ा क्या होता है? रेखीय प्रसार, बीटा क्या होता है? क्षेत्रीय प्रसार और गामा क्या होता है? आयतन प्रसार।
तो हमें बताना है कि अल्फा बीटा गामा में क्या संबंध होता है। ऑप्शन ए है 3 संबंधित 2 संबंधित 1 का, ऑप्शन बी है 1 संबंधित 2 संबंधित 3 का, ऑप्शन सी है 2 संबंधित 3 संबंधित 4 का, और ऑप्शन डी है 1 संबंधित 2 संबंधित 4 का। तो देखिए अल्फा बीटा गामा, अल्फा संबंधित बीटा संबंधित गामा, इन सब में अनुपात जो होता है आपका 1 संबंधित 2 संबंधित 3 का अनुपात होता है, जो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोस से ऊष्मा का संचरण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए है चालन द्वारा, ऑप्शन बी है संवहन द्वारा, ऑप्शन सी है विकिरण द्वारा, और ऑप्शन डी है सभी। तो हमें बताना है कि ठोस में जो ऊष्मा का संचरण होता है वो किसके द्वारा होता है। तो देखिए ठोस में ऊष्मा का जो संचरण होता है वो आपका चालन द्वारा होता है। ठोस में चालन द्वारा, द्रव में आपका यहाँ लिख दे रहे हैं, द्रव में आपका होता है संवहन द्वारा, और गैस में आपका होता है विकिरण द्वारा, गैस में, ठीक है ना, गैस में आपका विकिरण द्वारा होता है। तो आप समझ गए होंगे कि चालन विधि ठोस में, संवहन विधि द्रव में, और विकिरण क्या होता है, गैस में होता है। ठीक, तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए जो होगा वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। यहीं देखिए क्वेश्चन समाप्त हो रहा है, तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो लोग चैनल पे नए हों उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इसी तरह आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे हर टॉपिक से, जिससे आपका साइंस जो होगा वो बहुत ही मजबूत हो जाएगा। तो यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।